फ्रेंड्स आज जो है हमारा टॉपिक है मोशन एंड टाइम। मोशन एंड टाइम जो है वो क्लास 6 में और क्लास 10 दोनों ही क्लासेस में मोशन और टाइम जो है वो बताया जाता है। तो अभी जो है ये क्लास 10 का जो मोशन एंड टाइम है उसमें क्या कुछ है वो हम आज देखते हैं। तो मोशन और टाइम के बारे में हम क्या जानते हैं। मोशन मतलब कि जब कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है तो उसके स्टेटस ऑफ मूवमेंट जो होता है वो जब हिलता है एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो होता है डिस्प्लेस होता है अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगे तो वो हम देखेंगे बाद में कि एक्सटर्नल फोर्स लगने से कैसे वो ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है और इंटरनल फोर्स से वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं मूव कर सकता है। तो मोशन एंड टाइम ये दो हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होता है फास्ट होता है एक दूसरे व्हीकल से। जब हम रोड पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि दो व्हीकल जाता होता है तो एक व्हीकल जो है दूसरे व्हीकल्स को ओवरटेक करके आगे निकल जाता है। तो वैसा क्यों होता है, क्यों नहीं सारे व्हीकल्स एक ही साथ चलते हैं। इवन द सेम व्हीकल्स मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। हमने ये भी देखा है कि एक व्हीकल जो है खुद भी जो है कभी तेज चलता है कभी धीमा हो जाता है। जहाँ ट्रैफिक कम होती है वहाँ वो तेज चलता है और जहाँ ट्रैफिक होती है वहाँ वो अ, अ, धीरे चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों व्हीकल जो है वो फास्ट मूव कर रहा है एक दूसरे से के कंपैरिजन में स्लो चलता है या फिर फास्ट चलता है, ऐसा क्यों होता है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, इफ वी मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ वी कैन ग्रुप देयर मोशन एज स्लो और फास्ट। तो ये कहता है कि We decide whether the object is हम जो moving है लिस्ट slowly बना or सकते quickly हैं by comparing the ऐसे distance ऑब्जेक्ट्स covered का, by ऐसे it 10 in a ऑब्जेक्ट्स given का time. जो कि तो अब स्ट्रेट हम पाथ पता में कैसे मूव करते लगाएंगे? हैं। हमने मान और लीजिए फिर कि हम एक देख सकते एक्सपेरिमेंट हम हैं करते कि हैं और कौन सा एक ऑब्जेक्ट जो एक्सपेरिमेंट में है हमने वो एक किस लिस्ट बना पाथ लिया में 10 ऑब्जेक्ट्स का जो किस कि स्पीड में मूव मूव कर रहा है और इससे हम करेगा पता भी लगा सकते हैं कि वो और फिर ऑब्जेक्ट हम जो है उसके वो टाइम फास्ट मूव कर रहा है डिस्टेंस को या स्लो नोट मूव करेंगे, कर रहा उसकी है। स्पीड को हम पता लगाएंगे। ठीक है। तो स्पीड को पता लगाने के लिए कौन कितना फास्ट है कौन कितना स्लो है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए सबसे पहले हमको ये तय करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने समय में पहुंच सकते हैं, या फिर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर दिए हुए समय में कौन सा ऑब्जेक्ट कितना दूर जा सकता है। ठीक है, समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि एक जो तरीका है वो ये है कि मान लीजिए सारे ऑब्जेक्ट्स को हमने एक लाइन बंद कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास उनके स्पीड को पता लगाने का क्या तरीका है। स्पीड का कहने का मतलब कि लेमैन के तरीके से अगर हम बात करें तो कौन बहुत तेज मूव कर रहा है या कौन सबसे धीमा मूव कर रहा है। वो मूव कर रहा है वो अपने आप में एक स्पीड के कारण ही मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट जो है धीमा मूव कर रहा है कौन सा फास्ट मूव कर रहा है, इस चीज़ को पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक टाइम बांध लो कि इस टाइम में मान लीजिए हम एक टाइम बांध देते हैं 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट में हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कराएंगे। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा एक डायरेक्शन में, और हम फिर जो है 10 मिनट के बाद देखेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस तय किया। ये तो होगा नहीं कि सारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही डिस्टेंस तय करेगा। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा तो वो दूर भी जा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट धीमी गति से मूव करेगा तो वो थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। तो जब हम एक टाइम फ्रेम हम बांध लेंगे कि 10 मिनट का हमारा टाइम है, 10 मिनट के बाद जो ऑब्जेक्ट जहां पर भी हो वो वहीं रुक जाए। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से ये देख सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वो जहां तक वो ऑब्जेक्ट मूव किया उस डिस्टेंस को हम नाप लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फास्ट है या कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। तो यहाँ से हम ये पता लगाएंगे कि एक पर्टिकुलर दिए हुए समय में कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर चला गया तो मतलब उसकी जो जाने की रफ्तार थी, जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी, तभी वो ज़्यादा दूर जा पाया उस समय सीमा में। और बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स की स्पीड कम थी क्योंकि वो कम दूरी तय कर पाया उस समय सीमा में। तो एक तरीका तो ये था हमको किसी ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को पता लगाने का या वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है उसको पता लगाने का। दूसरा तरीका है कि हम जो है एक डिस्टेंस बांध लेते हैं। ठीक है, पहले में हमने क्या किया कि टाइम बांधा, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं कि हम डिस्टेंस बांध ले रहे हैं। डिस्टेंस बांधने का मतलब ये है कि हमको पता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या की दूरी कितनी है। ठीक है, ये चीज़ हमको पता है। मान लीजिए वो दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर्स है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी 100 मीटर्स है। अब जो है हमको एक ऑब्जेक्ट को या दिए हुए 10-12 ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है,
हमको सिर्फ ये देखना होगा अब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में कौन सा ऑब्जेक्ट पहले पहुंचता है, कौन सा उसके बाद पहुंचता है, कौन सा उसके बाद पहुंचता है, और इस तरीके से कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में पहुंचता है। तो इससे हमें जो है पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे फास्ट है। इस चीज़ का हम देखते ही हैं कि जो रेस होता है जिसमें दौड़ लगाया जाता है जैसे ओलंपिक्स वगैरह में, तो जो रनर जो है वो जल्दी क्रॉस कर लेता है टारगेट को, उसको विनर कहते हैं, और जो उसके बाद वो सेकंड विनर रनर अप, उसके बाद जो आता है वो थर्ड रनर अप। तो इस तरीके से ये दो तरीके हैं जिससे कि हम जो है सिंपल तरीके से पता लगा सकते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट जो है उसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है। तो इससे हमको एक वर्ड जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखा कि 10 ऑब्जेक्ट्स को हमने पॉइंट ए में रखा और हम उन 10 ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट बी में मूव कराना चाह रहे हैं, तो वो कितने टाइम में मूव करेगा या कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, जिससे कि जो है हम पता लगा पाएंगे कि जो है उसकी स्पीड क्या है। तो इससे एक वर्ड निकल के आ रहा है स्पीड। ठीक है, आप स्मार्ट बोर्ड पे देख सकते हैं वर्ड आ रहा है स्पीड। ठीक है, ये स्पीड है, यही वो चीज़ है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर, कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जो है पहले पहुंचाए या फिर बाद में पहुंचाए। ठीक है, और उसकी तेज होने की जो अ, उसका जो टैग है वो उसको देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा तेज है, कौन सा ऑब्जेक्ट कम तेज है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो ये क्या है डेफिनेशन? तो a higher speed indicates that a given distance has been moved in a shorter time or that a larger distance has been covered in the given time। तो जैसा कि हमने बताया कि जो एक हायर स्पीड जो होता है, ठीक है, हायर स्पीड का क्या मतलब होता है? हायर स्पीड तो ये होता है ना कि ये इंडिकेट ये चीज़ करता है कि गिवन डिस्टेंस में हैज़ बीन कवर्ड इन शॉर्टर टाइम। कोई गिवन डिस्टेंस आपको, आपने प्री डिफाइंड एक डिस्टेंस दे दिया और वो ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस को शॉर्टर टाइम में कवर कर लिया, या फिर जो है एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में जो है लार्जर डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट कवर कर ले तो भी हम कहते हैं उसका फास्ट है। हम एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और द मोर ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंसेस मूव्ड बाय देम इन द यूनिट टाइम। Thus, if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell which one is faster। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो यूनिट टाइम की यहाँ बात की जा रही है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यूनिट टाइम मतलब एक टाइम फिक्स कर दिया गया 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में दो बसेस को चला दिया जाए तो कौन सा बस जो है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उस पर पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर 1 आवर में जो है किस बस की स्पीड सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि जिस बस की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिस बस की स्पीड कम रहेगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है स्पीड का? तो डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हो जाए ऑब्जेक्ट का उसी को हम बोलते हैं क्या? स्पीड। वही स्पीड होता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। ठीक है, तो when we say the car is moving with the speed of 50 kilometers per hour, it implies that the car will cover the distance of 50 kilometers in 1 hour। अगर हम ये कहते हैं, अब स्पीड को कैसे हम बताते हैं? अगर नॉर्मल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है हम किलोमीटर में लेते हैं और घंटे में लेते हैं, हम कहते हैं ना कि इट इज़ कहीं का स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स पर आवर है। ठीक है, किसी बाइक की का स्पीड 50 हो सकता है, किसी कार का स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर हम बता सकते हैं। तो ये हम क्यों बोलते हैं कि किसी का स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर होता है? क्यों ऐसा कहते हैं? व्हाट इज़ किलोमीटर्स पर आवर? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी पे जाते हैं यूनिट टाइम में। ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कि हमने टाइम फिक्स कर दिया, इस टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट कितना किलोमीटर तक जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए एक बस जो है 1 आवर में, ठीक है, स्पीड पता लगाने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आवर ही है, तो 1 आवर में मान लेते हैं वो चला गया मान लीजिए 60 किलोमीटर्स। तो हम कहेंगे कि बस वन जो है ये ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर, मतलब वो 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर लिया कितने घंटे में? 1 घंटे में। और बस टू जो था उसने वही डिस्टेंस कितने समय में ट्रैवल किया? तो सपोज वो 50 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया 1 घंटे में। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। वह बस जो कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, मतलब मीन्स बस वन विच हैज़ ट्रैवल 60 किलोमीटर्स पर आवर विल बी द बस with the highest speed, and the bus 2 which travel 50 kilometers per hour will be the bus with the lowest speed among the two buses। ठीक है, लेकिन अब ये जो है
किलोमीटर्स पर आवर हम कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बस उसी स्पीड की रफ्तार से चलता है। अगर बस 160 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, वो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में वो चल गया उस स्पीड में, ऐसा नहीं है कि उसका परमानेंट स्पीड उतना ही है। वो कम स्पीड पे भी जा सकता है कभी, और कभी ज़्यादा स्पीड में भी मूव करता होगा। ठीक है, तो हम एक एवरेज स्पीड लेके चलते हैं कि यस ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर is the capacity of bus ones to move from one place to another in a given unit of time, and that unit of time is hour। तो उसी के साथ ही जो है स्पीड का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, स्पीड जो होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू, ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो इस स्पीड का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, स्पीड भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, एक यूनिट गिवन यूनिट ऑफ टाइम पे। ठीक है, और उस डिस्टेंस ज़्यादा होगा और टाइम, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस हमने फिक्स किया, तो टाइम जो है वो कम लगना चाहिए, तभी स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 आवर जो है वो मान लिया समय को, और डिस्टेंस हमने मान लीजिए 60 है, 60 से 70। ठीक है, अब 60 बढ़ा या 70 बढ़ा, इसमें 70 बढ़ा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट 60 के बजाय 70 किलोमीटर्स जो कि डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय 1 आवर, ठीक है, मतलब 1 घंटे में 70 किलोमीटर्स की स्पीड से जाता है, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। या फिर मान लेते हैं कि 60 यहाँ पे हमने कर दिया 60। ठीक है, हमने यहाँ 60 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 आवर कर दिया। ठीक है, अब ये 1 आवर की जगह मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 1/2 आवर्स कर दिया, मतलब आधे घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। तो भी हम यहाँ देखते हैं कि इसकी स्पीड जो है फिर 70 वाले से भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हाफ एन आवर में 60 किलोमीटर्स जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो वही रहा, लेकिन हमने टाइम को घटा दिया। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे है वो बताते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स हैं स्पीड के। स्पीड के दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, एंड दूसरा है टोटल टाइम टेकन डिवाइडेड बाय, और इन दोनों के बीच में डिवीजन है, मतलब कि ये टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डी से डिनोट कर लेते हैं, और टाइम को हम जो है वो एक टी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, और स्पीड को एस से। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई टी, यही हुआ ना। तो डिस्टेंस जो है डिवाइडेड बाई टी, तो डिस्टेंस जो है हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मतलब ये होगा कि जब भी स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो स्पीड भी बढ़ेगा, और डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी कम होगा। ठीक है, मतलब कि डी के साथ वो पॉजिटिवली जुड़ा हुआ है। डी का अगर फायदा होता है तो स्पीड का भी फायदा होगा, और डी का अगर नुकसान होता है तो स्पीड का भी नुकसान होगा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो एस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का, मतलब 1/t। मतलब कि अगर टाइम बढ़ेगा तो जो स्पीड है वो कम हो सकता है, और अगर टाइम कम होगा तो स्पीड बढ़ सकता है। समझ गए ये बात। इस फॉर्मूला से एक चीज़ और हम निकालते हैं, ये निकालते हैं कि अगर हमें स्पीड पता है, वी नो स्पीड एंड वी ऑल्सो नो टाइम, कि अगर हमको टाइम भी पता है, ठीक है, ये इसका हमको पता है कि टाइम कितना है, स्पीड कितना है, तो डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकाल पाएंगे? क्योंकि डी इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर देंगे, तो हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये स्पीड है, और टाइम जो है वो इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, वो डिस्टेंस का हमको पता चल जाएगा। अब क्या हमको टाइम का पता चल सकता है क्या? हम यहाँ देखते हैं कि हमको टाइम का भी पता चल जाएगा। कैसे? कि यहाँ पे हमने देखा कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एस मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। ये 3 फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आप जो है डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये जो है इसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसका कैसे सॉल्यूशन होता है, एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इसमें। तो अभी जो है टाइम अगर हमको पता लगाना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव किया एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में किसी स्पीड के साथ में, तो उसका टाइम कितना लगा उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में। ठीक है, सो टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस बाई स्पीड जो है ये फॉर्मूला नंबर 3 है, कि टाइम हमको पता चल जाएगा अगर हमको डिस्टेंस और स्पीड पता है तो। ठीक है, once we can measure the distance traveled and the time taken, we can determine the speed of the object। ठीक है, वही चीज़ बता रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमको पता है, और टोटल टाइम अगर हमको पता है तो हम स्पीड तो आराम से निकाल सकते हैं, वो किस स्पीड से गया होगा। वहीं फॉर्मूला 3 में हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला में हम क्या देखते हैं कि अगर हमको डिस्टेंस का पता है
उस डिस्टेंस पे वो कितनी स्पीड पे गया वो हमको पता है, तो हमको कितने समय में गया होगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूँ कि अगर पॉइंट ए से किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी में तक जाना है, ठीक है, और हमको ये डिस्टेंस पता है ए टू बी का, और स्पीड पता है, स्पीड दैट इज किलोमीटर पर आवर हम ले सकते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, या मीटर पर मिनट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। बट अगर हमको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो इस दोनों के बीच में जाने का जो टाइम होगा, कितने टाइम में वो पहुंचा, वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जब हम टाइम की बात करते हैं, अब मैंने चर्चा किया इस टाइम का, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों मैंने इसकी चर्चा की? क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। हमने स्पीड मेजर कर लिया, ठीक है, अब हमें टाइम के बारे में, टाइम क्या होता है, टाइम कैसे पता लगाते हैं, ठीक है। क्या हमको पता है कि आज के टाइम पे तो हमको, हमारे पास घड़ी है, मॉडर्न वॉचेस हैं, क्लॉक्स हैं, डिजिटल घड़ी भी आ गई है ना, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस भी आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस भी आ गए हैं। लेकिन पहले ज़माने में लोग कैसे पता लगाते थे कि दिन है कि रात है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो शैडो से पता लगाते थे किसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि दिन जो है सूरज उगता है और शाम को ढल जाता है, और ये काम हर दिन होता है। तो पुराने ज़माने में लोग जो है ऐसे ही समय का और दिन का पता लगाते थे। आज सूरज निकला और वो अगली बार कब निकलेगा, या आज सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त के बाद जो है रात हुई, तो अगली बार जो है कब सूर्यास्त होगा और कब रात होगी, उस दिन के उस बीच के अंतराल को दिन कहा जा सकता था। ठीक है, उसी तरीके से जो है हम ये देखते हैं कि न्यू मून जो है, न्यू मून जब उगता था तो उन दो न्यू मून्स के बीच के इंटरवल को हम उससे मंथ निकाल लेते थे। धरती के बारे में भी हम ये जानते थे कि वो सूरज का एक चक्कर जब लगा लेता है तो वो 365 दिन होता है, जिसको एक साल कहते हैं। ये सब पुराने ज़माने में लोग इसी तरीके से पता लगाया करते थे समय का। लेकिन आज चूँकि जो है समय पता लगाना जो है बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो है लोग जो है सनडाइल्स का यूज़ करते थे। आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, यहाँ आप मेंशन किया हुआ है सनडाइल्स, ठीक है। सूरज की रोशनी से जो छाँव पड़ते थे, ठीक है, उन छाँव को स्टडी करके कौन से डायरेक्शन में कितना छाँव में जो है जो उसका शैडो है वो कितना पड़ रहा है, उसको कैलकुलेट करके लोग दिन के समय को पता लगाते थे। वाटर क्लॉक्स भी होते थे, सैंड क्लॉक्स भी होते थे। सैंड क्लॉक्स तो बहुत ही फेमस है, आज भी मिलता है हर जगह। सैंड क्लॉक्स भी होते थे जिससे कि ये पता लगाया जा सकता था समय का। हालांकि ये पुराने सिविलाइजेशंस की खोज थी। आज के ज़माने में जो है वो इलेक्ट्रिकल्स और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो है इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है? आवर एंसेस्टर्स नोटिस दैट, ये तो हमने देख लिया, दैट मेनी इवेंट्स इन द नेचर रिपीट्स देमसेल्व्स आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे एंसेस्टर ने जो है ये चीज़ देखा, ये चीज़ नोट किया कि नेचर जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है रिपीट करता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो रिपीटेशन है किसी चीज़ का, उसी रिपीटेशन से पता चल जाता था कि जो है ये रिपीटेशन तो हर बार होता है, इतने समय के बाद होता है, तो इस समय को साल कह दिया गया, उस रिपीटेशन को मंथ कह दिया गया, दिन कह दिया गया, रात कह दिया गया, ठीक है, वीक भी कह दिया गया। दे ऑब्जर्व दैट द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, द इंटरवल बिटवीन द सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड द डे। यहाँ पे सन जो है सनराइज रोज होता था, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, और हर दिन जो है सूरज उगता था, तो उन दो सूरज के उगने के बीच के डिस्टेंस को जो है दिन कह दिया गया। सिमिलरली द मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। एक न्यू मून से सेकंड न्यू मून के बीच का जो डिस्टेंस होता था, जो डिफरेंस होता था, जो टाइम होता था, जो समय होता था, जो गैप होता था, कुछ भी कह सकते हैं, उसको उन्होंने जो है एक मंथ का नाम दे दिया, उसी तरह से ईयर का नाम दे दिया। ठीक है, अब मोशंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मोशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन होता है, अलग अलग प्रकार के मोशन होते हैं। सर्कुलर मोशन होता है, फिर पेरियोडिक मोशन होता है, और भी टाइप के मोशंस होते हैं जिसको हम स्ट्रेट मोशन कहते हैं। अब सिंपल पेंडुलम का एक एग्जांपल देते हैं। ये भी एक मोशन है, एक मूवमेंट है, जो कि हमने पहले जो हमने पढ़ा उसमें पढ़ा कि दो बस जो है किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और किसी पर्टिकुलर टाइम में मूव कर जा रहा है, तो उसे हम जो है बसेस के जो है उसमें से दो ऑब्जेक्ट है जो कि बस है, उसकी स्पीड को हम पता लगा सकते हैं, उसके फास्टनेस को हम पता लगा सकते हैं, उसी तरीके से डिस्टेंस के थ्रू भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमने एक चीज़ देखा कि मूवमेंट जो है हर एक केस में जो है सीधा जा रहा है। रोड्स पे भी हम देखते हैं कि कार मूव करता है तो वो सीधी डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है वो राउंड मूव करते हैं, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो जो है वो पीरियोडिक मोशन में मूव करते हैं, मतलब कि वो आगे पीछे, है ना, पेंडुलम की तरह मूव करते हैं।
तो पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना। तो पीरियोडिक मोशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स तो यही होता है। क्या होता है पेंडुलम, क्या होता है? आइए सबसे लास्ट पेज पे जाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट पेज टू सी व्हाट द पेंडुलम इज। देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, ये है पेंडुलम, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ये कट गया है, तो ये पेंडुलम है। पेंडुलम में क्या होता है कि एक रिजिड होल्ड होता है, ठीक है। ये आप उसको आप कह सकते हैं, इट इज अ रिजिड होल्ड, रिजिड सरफेस, ठीक है। रिजिड सरफेस है, ये हिलता नहीं है, ये हिल नहीं सकता। उसमें एक टेंडर सीधा बिल्कुल रस्सी है, ठीक है। वो एक मीन पोजीशन पे रस्सी खड़ा है जिसको बी कहा गया है, ठीक है। और हम इसको ओ भी कह सकते थे, ठीक है। तो ये बी है, सपोज ए बी, और यहाँ पे कहीं पे आता सी, ठीक है। क्योंकि ये कट गया है तो हम इसको इतना ही लेके चलते हैं कि हम इस पोर्शन को जो है, इस वाले पोर्शन को हम इस वाले पोर्शन को हम इस डायरेक्शन में भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल है, ठीक है, और जो भी मेटेलिक पोर्शन, मेटेलिक जो एक स्ट्रक्चर है जो कि लटका होता है इस रोप के थ्रू, इसको हम बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं इसको? बॉब। ये बॉब है, ठीक है। और ये बिल्कुल टाइटली जो है ये टेंडर रहता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इस बॉब को उठा के यहाँ ले जाना है इस पोजीशन पे, ठीक है। ये ए वाले पोजीशन पे हमें इसकी टेंडरनेस को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसमें जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन लगना चाहिए, ठीक है, दोनों जगह पे। इस बॉब को अब हमको बिना प्रेशर दिए हुए यहाँ से रिलीज कर देना है। बिना प्रेशर दिए हुए रिलीज करने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ से मूव करे हमको बिल्कुल भी कोई प्रेशर जो है, एक्सटर्नल फोर्स जो है इस पर नहीं लगाना है। तो हम देखेंगे कि ये फ्री फॉल करेगा, और ये फ्री फॉल करता हुआ जो है ये सबसे पहले जो है अपनी मीन पोजीशन को पर पहुंचेगा, और उसको क्रॉस करते हुए रुकेगा नहीं। यहाँ पे क्रॉस करते हुए ये एक सेक्शन पे जाएगा जिसको बोला जाएगा सी। सी के पास जाने के बाद एक जो है इस पोजीशन पे यहाँ पे कहीं पे हो रहा था, वहां से वापस से वो मूव करेगा, और मूव करता हुआ जो है वापस से वो बी होता हुआ वापस से ए आएगा, ठीक है। अब इसमें ये कहा जाता है कि पेरियोडिक टाइम। पेरियोडिक टाइम क्या होता है? बॉब के इस एरिया से, ये जो ए था, यहाँ से मूव करके सी में जाने गया, उसके बाद वापस जब ये सी से ए में आया, उस एक पूरे मोशंस को हम बोलते हैं पेरियोडिक टाइम। पेरियोडिक टाइम, ठीक है। एक रोप के लेंथ से, ठीक है, इस रोप के लेंथ से, और नीचे जो बॉब देख रहे हैं आप, ठीक है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ दी दिस ऑक्सीलेटर, ये जो है ना, वी कैन डिसाइड पेंडुलम, पेंडुलम भी हम इसको कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि इसका जो है स्पीड क्या है, इसका पीरियोडिक टाइम क्या है। और पीरियोडिक टाइम ही नहीं कह सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं कि लेंथ पे डिपेंड करेगा पीरियोडिक टाइम, और हर एक पर्टिकुलर लेंथ पे उसका पीरियोडिक टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। हम कभी भी इस पोर्शन से, हम देख रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ से जब भी हम बॉब को छोड़ेंगे विदाउट प्रेशरिंग इट, तो ये सेम टाइम पे जो है ये सी पे जाएगा, और वापस से सी से बी होते हुए वापस जो है वो ए पे आएगा, ठीक है। पीरियोडिक टाइम इसी तरीके से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात पीरियोडिक टाइम की हो रही है, तो इसमें एक चीज़ बताना इम्पोर्टेंट है कि, ठीक है, हम उसको पीरियोडिक टाइम भी कह सकते हैं, या फिर जो है हम उसको, ये वर्ड आप देखिए, ये जो है टाइम पीरियड कह सकते हैं, ठीक है ना। उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम नहीं, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। टू सेट अ पेंडुलम इन मोशन, जेंटली होल्ड द बॉब एंड डिस्प्लेस इट स्लाइटली ऑन वन साइड। वही चीज़ में यहाँ बोल रहा है कि आप उसको होल्ड कीजिए और एक साइड में ले जाइए, है ना। और वो टाउट होना चाहिए, बिल्कुल टाउट होना चाहिए, बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हल्का सा, क्योंकि अगर तना हुआ नहीं रहेगा तो वो जो वायर या फिर जो रोप है उसकी टेंडरनेस नहीं रहेगी, तो फिर वो जो है वो पीरियोडिक मोशन जो है वो कर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बोलता है इंश्योर दैट द स्ट्रिंग रिमेन्स टाउट, रिलीज द बॉब विदाउट पुशिंग इट, ठीक है। विदाउट पुशिंग जो है आप उसको रिलीज करें। नोट द टाइम व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशंस और एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशंस। मेजर द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो करके देखिए, है ना, आप उसका जो टाइम है, टाइम पीरियड वो निकालिए, वो कितने पीरियड में जो है वो वो मोशन जो है अपने मीन पोजीशन को टच कर लेता है, ठीक है। हालांकि आजकल जो है क्लॉक्स जो है इलेक्ट्रिक सर्किट से बनने लगे हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक्स आते हैं, बहुत सारे टाइप के क्लॉक्स आते हैं। नाउ यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड क्या होता है? ये यूनिट ऑफ टाइम एंड स्पीड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एस, ठीक है। सेकंड, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है वो सेकंड होता है, जो कि स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होता है द यूनिट ऑफ टाइम, है ना। और द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम जो है मिनट्स भी हो सकता है और इवन आवर्स भी हो सकता है। तो वो जो है सिचुएशन के हिसाब से ये होता है ना। अगर हमको कम समय जो है
सेकंड से कम का भी जो है यूनिट्स होता है, नैनो सेकंड्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो सेकंड्स होते हैं। तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से जो है आप जो है छोटा सिंबल या छोटा यूनिट कहते हैं, छोटा यूनिट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, लार्जर यूनिट ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हैं, मिनट, आवर्स। यदि एक सिटी से दूसरी सिटी किसी बस से हमको ट्रैवल करना है या ट्रेन से ट्रैवल करना है, तो वो डिस्टेंस, वो जो समय है, वो जो टाइम है, कितने टाइम में हमने ट्रैवल किया, तो वो तो आपको आवर्स में ही गिनना पड़ेगा। मिनट्स में आप गिन सकते हो कि इंटरसिटी जो है, आप सिटी के बीच में ही अपने घर से निकले और आप ऑफिस तक गए, तो वो कितने टाइम पे आप पहुंचे, तो वो मिनट्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेकंड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं आपको स्टॉप वॉच का कुछ काम है, या फिर जो है आपको आप कुछ कुकिंग कर रहे हो, तो आपको कितने सेकंड्स में पानी गर्म हो रहा है, तो ये सब चीज़ जो है आप छोटा काम जो है सेकंड्स में कर सकते हैं, बड़ा काम जो है आप मिनट्स और आवर्स में कर सकते हैं। जो एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, जो ये सिंबल है, ये सिंगुलर ही होता है हमेशा, कभी ये प्लूरल नहीं होता है। मिनट का मिनट्स नहीं होगा, आवर का आवर्स नहीं होगा, ठीक है? इसका प्लूरल नहीं होता, इसका सिंगुलर सिंगुलर ही चलता है। तो जैसे मीटर पर सेकंड है ना, सिंस द स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकंड। जो हम मीटर पर सेकंड की बात हम करते हैं, फिर उसको मीटर पर मिनट भी कह सकते हैं, या फिर किलोमीटर पर आवर भी हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो है स्पीड किस चीज़ का निकाल रहे हैं और किस सिचुएशन में निकाल रहे हैं। पेंडुलम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो पेंडुलम के बारे में जो है एक गैलीलियो का किस्सा जो है बहुत फेमस है। हम जानते हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। 1564 से 1642 तक जो है वो इस धरती पे रहे, और उन्होंने जो है इंटरेस्टिंगली जो है, एक बार वो एक चर्च में बैठे हुए थे, और चर्च में जो है उन्होंने ऐसा देखा कि उसके डोर पे जो है एक पेंडुलम की आकृति सा कुछ लटका हुआ है, और वो हवा के कारण जो है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हवा के डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, और मूव करते करते जो है वो टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, मतलब आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है। फिर इसी तरीके से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने पता चला कि ये जो मूवमेंट था वो एक्जैक्टली जो उनके हार्ट बीट से जो है वो मैच कर रहा था, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था, ठीक है ना, और वो जो पीरियोडिक मोशन कर रहा था, पीरियोडिक टाइम जो ले रहा था, वो टाइम पीरियड जो ले रहा था, वो एक पोजीशन से वापस उस पोजीशन पे, एक पोजीशन से जाकर दूसरे पोजीशन को टच करते हुए वापस अपने पोजीशन पे आने का, वो हार्ट बीट से बिल्कुल सेम था। तो इसी से जो है कहीं शुरुआत हुई इसकी। स्पीड को मीज़र कैसे करते हैं, क्या करना है, ठीक है। सो मीजरिंग स्पीड, अब क्या होता है, स्पीड कैसे मीज़र करते हैं? आजकल जो है गाड़ियों में हम देखते हैं कि स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर कैसा होता है, आप ये एक इमेज देख सकते हैं, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, ये देखिए आप, ये है इमेज एक स्पीडोमीटर का, ठीक है। स्पीडोमीटर जो है, इसमें ये देखिए आप किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और ये जो है स्पीड देखिए 0, 20, 40, 60, 80, 100, और ये 220 तक गया है, ठीक है। इसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और ये जो है स्पीड बताता है गाड़ी की, ठीक है। उसी तरीके डिस्टेंस को नापने के लिए जो यंत्र लगा होता है गाड़ियों में, वो होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर में पता चल जाता है कि कितने डिस्टेंस को जो है वो कवर किया गया, ठीक है। अब जो है स्पीड को मीजर करने का क्या तरीका है? Having learned how to measure the distance and time, we can calculate the speed of an object. Let us find the speed of the ball moving on the ground. आइए हम जो है बॉल की स्पीड को जो मूव कर रहा है ग्राउंड पे उसको पता लगाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है, ये आप भी कर सकते हैं। क्या उसमें एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, तो ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन जो है आप इस तरीके से खींच दीजिए, मैं इसे खींच के बता रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए। सो ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विद अ चॉक पाउडर एंड लाइम। कोई भी चीज़ से आप जो है आप चॉक पाउडर या लाइम से एक स्ट्रेट लाइन जो है फील्ड में खींच सकते हैं। एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट 1 मीटर अवे फ्रॉम इट। और जो है अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो जो है 1 मीटर की डिस्टेंस में, 1 मीटर की डिस्टेंस में रोप के परपेंडिकुलर खड़ा हो जाए, ठीक है। Now let your friends gently roll the ball along the ground in the direction perpendicular to the line. लाइन आपने ए से बी के बीच में खींच दिया है फील्ड में। आपका फ्रेंड जो है एक पोजीशन पे खड़ा है परपेंडिकुलर बिल्कुल रोप के, और यहाँ पर उसके हाथ में एक बॉल है, और उसने बॉल को जेंटली जो है इसके परपेंडिकुलर खींच दिया है कि इसके डिग्री 90 हो जाए, तो उसने उसकी तरफ जो है उस बॉल को भेज दिया है। नोट द टाइम द बॉल क्रॉसेस। आप टाइम कीजिए, टाइम नोट कीजिए कि जब बॉल जो है इस एरिया को क्रॉस करेगा, कौन से एरिया को, इस एरिया को क्रॉस करेगा, उसको आप टाइम नोट कर लीजिए, दैट इज T1। आप यहाँ का एक टाइम नोट कर लीजिए जब वो बॉल इस एरिया को क्रॉस करे, फिर है ना, एंड व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। और फिर ये बॉल जो है यहाँ से आके कहीं तो जाके ये रुकेगा, यहाँ पे एक पोजीशन पे आके, सपोज उस पोजीशन को हम सी बोलते हैं, सी पे आके मान लीजिए वो बॉल जो है वो रेस्ट वाले पोजीशन पे आ गया, तो ये इस
यहाँ पे हमने टाइम नोट किया था, ठीक है, हमने यहाँ पे टाइम नोट किया था T1, तो हमने यहाँ पे टाइम नोट किया T2, ठीक है, ये T1 और T2, ठीक है। तो इस पोजीशन से, ठीक है, सपोज ए बी सी और ये मान लीजिए ये डी होता, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि डी से सी जाने के बीच का जो टाइम है वो क्या होता, वो ये होता T2 माइनस T1, मतलब ये जो T2 है और ये T1 है, ये मान लीजिए ये 10:10 में पहुंचा और यहाँ पे ये 10 बजे था, तो मतलब कि 10 मिनट का फर्क है दोनों के बीच में। तो इस दोनों का डिफरेंस से हमको जो है बीच का समय पता चल जाएगा, ठीक है। समय पता चल गया हमको और हम डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो समय हमको पता चल गया, हम डिस्टेंस भी हमने मेजर कर लिया, तो क्या हमको स्पीड नहीं मिल पाएगा? हमको स्पीड पता चल जाएगा, डेफिनेटली वी विल बी इन द पोजीशन टू नो द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रॉकेट जो है, रॉकेट बहुत स्पीड में, आप जानते हैं कि 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर सकता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग स्पीड होती है, रॉकेट्स की अलग स्पीड होती है, एक टॉर्टोइस की अलग स्पीड होती है। तो रॉकेट जो है 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो रॉकेट्स 8 किलोमीटर पर सेकंड था, वहीं पे जो है आप सोचिए कि टॉर्टोइस जो है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करता है। तो कितना डिफरेंस है स्पीड में? बहुत डिफरेंस है, ऑब्वियस सी बात है। Once the speed of the object is known, the distance covered by it in the given time can be known. Definitely वो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया कि डिस्टेंस कवर्ड जो है हमको स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम से पता चल जाएगा, क्योंकि स्पीड बराबर क्या था, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम था। तो इसी का अगर हम टाइम को नीचे से ऊपर ले आते हैं तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा और डिस्टेंस कवर्ड हमको पता चल जाएगा। सिमिलरली द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस कैन आल्सो बी डिटरमाइंड इफ द स्पीड इज नोन। हमको स्पीड है, हमको पता है, तो हमको जो है क्या मालूम चल जाएगा, हमको टाइम मालूम चल जाएगा, ठीक है। अगर हमको स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम मालूम चल जाएगा। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर्स के बारे में हमने जाना कि उसका क्या रोल होता है। अब क्या है कि ओडोमीटर रीडिंग इन अ जर्नी, ठीक है। अब इसमें एक जो है जो डिस्कस हम करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है और ये जो टेबल है ओडोमीटर रीडिंग ड्यूरिंग अ जर्नी। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक हम जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। जर्नी में हमने, आप देखिए टेबल पे कि 8 बजे, सुबह के 8 बजे कोई गाड़ी चली, ठीक है, और उसमें ओडोमीटर का जो रीडिंग था, जो डिस्टेंस जो बताता है वो क्या था, वो 36,540 किलोमीटर था, ठीक है। और उस समय वो पॉइंट ए पे खड़ा था, यानी कि अभी वो मेन पोजीशन पे खड़ा था, अभी वो बस या ट्रक या बस या टैक्सी जो है वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ था। तो उसका पोजीशन जो स्पीड था या डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, तो ये 0 था। लेकिन हमने देखा कि आधे घंटे के बाद, 8 के बाद जो है 8:30 में वो 36,560 किलोमीटर पहुंचा। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 20, इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या निकला, 20 किलोमीटर्स। मतलब कि आधे घंटे में वो बस जो है वो 20 किलोमीटर तक तो चली। उसी के बाद फिर आधे घंटे में ये 9 AM पे, ठीक है, उसका वो जो ओडोमीटर है उसने रीडिंग दिया 36,580। मतलब कि अब जो ये 80 है वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने किलोमीटर चल चुका है, अब वो 40 किलोमीटर चल चुका है। तो ऐसे ही है करके जो लास्ट में 10 बजा, 10 बजे जो है वो उसकी रीडिंग आई 36,620। मतलब वो टोटल 80 किलोमीटर्स जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चल चुका है, ठीक है। ये डाटा हमारे पास मिल गया, ठीक है। अब इस डेटा में देखिए एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि हमको हर आधे घंटे का डेटा तो हमारे पास है कि 8 बजे कितना जो किलोमीटर्स था वो गाड़ी चल चुका था, क्योंकि हमको दिखता है यहाँ पे कि 0, उसका रीडिंग क्या था। फिर उसके आधे घंटे के बाद का हमको पता चलता है 8:30 बजे ओडोमीटर का रीडिंग। उसके बाद ओडोमीटर का रीडिंग 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे हमने नोट किया। तो हम बता तो सकते हैं कि 8 बजे क्या पोजीशन था, 8:30 में क्या पोजीशन था, 9 बजे, 9:30 में, और 10 बजे क्या पोजीशन था। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि भाई एक चीज़ बता लो कि 8:45 में उस बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्या आप बता सकते हो? या फिर 8:45 में उसकी क्या स्पीड रही होगी, कितना किलोमीटर्स तय किया होगा। तो ये चीज़ हम नहीं बता सकते। इसी चीज़ को क्लियरली जानने के लिए जो है, जो ग्राफ है उसका इंपॉर्टेंस आता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और ग्राफ्स जैसा कि हम जानते हैं बार ग्राफ्स भी होता है, पाई चार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो उसको बेसिकली हम जो है लाइन ग्राफ्स बोलते हैं। अब वो कैसा होता है वो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है, और ये वाई है। एक्स जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, एक्स इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, एंड दिस इज जो वाई है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का गैप हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या है, आप एक चीज नोट कीजिए कि इसमें जो है डिस्टेंस जो है, वाई जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स जो है वो
टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें पता है, हमने क्या क्या पता है, ऊपर दिए गए जो चार्ट है, टेबल है, उसमें से हमने देखा कि हमारे पास जो है 8 बजे का डेटा है, ठीक है। हमारे पास 8:30 का डेटा है, ठीक है। हमारे पास 9 बजे का डेटा है, हमारे पास 9:30 का डेटा है, और फिर हमारे पास 10 बजे का भी डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 8 बजे वो कितना किलोमीटर चला, फिर 8:30 बजे जो है वो कितना किलोमीटर चला, 9 बजे, 9:30 बजे और 10 बजे वो कितना किलोमीटर चला। अब उस टेबल से वो डेटा हम लेके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 36540। तो सबसे पहले जो था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे क्या था, 36540, ठीक है। इस पोजीशन को हम मान लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से ये जो पोजीशन था वो था 36540, ठीक है। और 8 जो यहाँ बना हुआ है, हम इसको यहाँ से ले लेते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो ये सही बात है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमको स्टार्टिंग पॉइंट पे लेना पड़ेगा। तो ये जो है ये हम 36540 है, और यहाँ पे 8 बजे का टाइम है, ठीक है। ये जो मेन पोजीशन है, क्योंकि बस को यहाँ से स्टार्ट होना है, फिर बस यहाँ से स्टार्ट होकर 8:30 पे आएगी, 8:30 से 9 पे आएगी, 9 से फिर 9:30 पे आएगी, और फिर 10 बजे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। तो 340, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 36560, ठीक है, 36580, फिर 36600, फिर 36620, ठीक है, 1234। सो यहाँ पे 1234, ठीक है। तो मतलब अब इसमें हम जो है इस ग्राफ पे टेबल के हिसाब से जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, मतलब कि 8 बजे हम ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे ये किलोमीटर, 8:30 बजे जो है इस पॉइंट पे जो था वो गाड़ी जो है कहीं पहुँचा था, मतलब 8:30 में उसका जो रीडिंग था वो ये था। फिर हम देखेंगे कि ये 9 बजे का क्या पोजीशन था, तो 9 बजे जो है उसमें रीडिंग जो था, ये देख रहे हैं आप, ये था। हम जस्ट जो है जो ओडोमीटर की रीडिंग है उसको टाइम के हिसाब से इस ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, ताकि हमको एग्जैक्ट पता लगे क्या था पोजीशन, यहाँ था। और 10 बजे जो है हम ग्राफ पेपर पे हम इस तरीके से जो है बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस को बहुत छोटे से ग्राफ पेपर में हम प्लॉट कर सकते हैं। अब इसको लाइन ग्राफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिंगल डायरेक्शन में जो है ये बनता है, ठीक है। और बिल्कुल सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स तो पाई चार्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो ग्राफ चार्ट्स होते हैं वो सब बार चार्ट्स जो होते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने परपेंडिकुलरली जो है सबको मिक्स मतलब पॉइंट आउट किया। अब हम इसको इस तरीके से बीच के जो लाइन है ऐसे खींच देंगे, ठीक है। ये हमने खींच दिया, और हम यहाँ एक चीज़ ये नोट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। दिस लाइन इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन का एक ही मतलब हुआ कि इट इज़ एन आइडियल सिचुएशन वेयर जो है एक सेम स्पीड पे जो है कोई गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, उसका स्पीड चेंज नहीं है। अगर स्पीड चेंज होता तो ये ग्राफ का जो लाइन है वो सीधा नहीं जाता, वो अलग कोई उसका जो है शेप लेता वो। तो अब इसमें देखिए कि इसमें 8:30 और 9 के बीच में जो है चार्ट पे हम ये प्लॉट करके पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर दिए हुए समय में, ठीक है, अगर हम स्पीड को कांस्टेंट माने तो एक दिए हुए समय में बिल्कुल उसके सामने जो है क्रॉस करते हुए जो है कितना किलोमीटर जो है वो गया होगा, ठीक है, 8:45 में। तो इससे हम जो है किसी भी टाइम का जो है डेटा हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। 9 है तो 9:30 और 9:40, 9:30 और 9 के बीच में 9:20 में क्या पोजीशन होगा, तो 9:20 वाले पोजीशंस को हम जो है डॉट एक पोजीशन पे ले आएंगे, और दोनों तरफ से जो है परपेंडिकुलरली हम मैच कराएंगे तो हम। लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट, हम क्या मान के चल रहे हैं कि स्पीड इज कांस्टेंट। ये स्पीड अगर कांस्टेंट है तो, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हमको स्पीड पता है कि उस पर्टिकुलर, तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को निकालने का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला पे चीज़ वर्क करेगा। उसमें दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी तीसरा इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाएंगे। विदाउट नोइंग द टू द वैल्यूज वी विल नॉट बी एबल टू गेट द थर्ड वैल्यूज। दिस इज द बाय कन्वेंशन जो है हमारे, हमको जो है दो चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए अगर हमको तीसरा निकालना है। तो हमने देख लिया कि एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो है हमने दो वैल्यूज को डाल के इस तरीके से एक चार्ट की मदद से एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को हमने कर लिया। लेकिन ये जो चार्ट्स हैं उसका यूज़ करना इतना भी जो है आसान नहीं होता है। तो हमको दो तीन चीज़ें जो है हमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर हम उसका यूज़ करें करके जो है हम परफेक्ट चार्ट हम चूज़ कर लें कि हमको कौन सा चार्ट बनाना है, यूज़ करना है जो है किसी चीज़ को डिस्टेंस और टाइम या स्पीड को पता लगाने के लिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है।
क्योंकि हम बड़े-बड़े डिस्टेंस को हम छोटे जो है ग्राफ्स में जो है छोटे डिस्टेंसेस में उसको जो स्केल है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हमारे लिए जो है कन्वीनियंट होगा। अब यहाँ देखिए लिखा है, वी चूज़ इफ वी चूज़ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर को अगर हम 1 सेंटीमीटर करते हैं तो हमको वैसे 80 सेंटीमीटर्स का हमको एक पेज चाहिए होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है। आप 80 सेंटीमीटर्स का आप ग्राफ पेज लेके बैठे तो बहुत बड़ा सा पेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम 10 किलोमीटर्स को सिर्फ 1 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर्स को अगर हम डाल दें तो हमको सिर्फ 8 सेंटीमीटर्स का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कि वो कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, कैलकुलेशन पर्पज से भी कन्वीनियंट होगा, है ना। उसमें तो होगा ही, कैलकुलेशन से भी होगा ही होगा। तो इसीलिए जो है इसमें जो है उसके साइज को पता रखना होगा। तो while choosing the scale, the following points should be kept in mind. The first point क्या है, the difference between the highest and the lowest values of each quantity। हमको कोई क्वांटिटी का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू पता होना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ का हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू नहीं पता है तो ये ग्राफ का हम यूज़ उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। इंटरमीडिएट वैल्यू शुड बी इजी टू मार्क। जो इंटरमीडिएट वैल्यू है उसको आसानी से मार्क किया जा सके, ऐसा कुछ प्रावधान जो है होना चाहिए, तभी ये बार ग्राफ्स जो है वो सही चलेगा। लाइन ग्राफ जो है वो सही चलेगा। मैक्सिमम एरिया ऑफ द ग्राफ पेपर शुड बी यूटिलाइज्ड। मैक्सिमम एरिया जो हमको उसको यूटिलाइज करना है।